पार्ट बी की तरफ आती हूँ। पार्ट बी, जिसमें प्रत्यक्ष कर की बात कही गई है। Honorable Speaker sir, माननीय अध्यक्ष I now महोदय, present my proposals अब on मैं direct taxes. New income tax प्रत्यक्ष कर के जरिए नए आयकर अधिनियम की बात करूंगी। जुलाई 2024 में हमने एक पुनरीक्षा की बात कही थी, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की पुनरीक्षा, और वो समयबद्ध तरीके से उसे पूरा किया गया और 2025-26 में पूरा किया गया और 2026 1 अप्रैल 2026 से इसे लागू किया जाएगा। साथ ही हमारी जितने भी अधिसूचित टैक्स पेयर्स हैं, करदाता हैं, उनकी ज़रूरतों को इसमें पूरा किया जाएगा। इसमें जो प्रोफॉर्मा है उन्हें बहुत ही साधारण रूप से बनाया गया है ताकि हमारे साधारण जो लोग हैं वो इसे समझ सकें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें मोटर एक्सीडेंट के जो कुछ भी क्लेम से संबंधित ट्रिब्यूनल है, अधिकरण है, उसमें हम उन्हें आयकर से मुक्त करते हैं और किसी भी तरीके का कोई भी शुल्क वो नहीं देंगे। मैं ये भी प्रस्ताव करती हूँ कि TCS को टूर कार्यक्रम पैकेज के रूप में हम आगे बढ़ाएं। 20% से 2% तक हम इस राशि को रखेंगे और उसमें कोई भी कमी नहीं लाने देंगे। मैं TCS रेट्स को भी यहाँ प्रस्तावित करती हूँ और खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्रों में, जिसमें लिबरलाइजेशन स्कीम, जिसे NRS कहा जाता है, लोकप्रिय रूप से NRS कहा जाता है, वो 5% से मैं 2% करती हूँ। इसके अलावा जो मैन पावर सेवाएं हैं उसमें मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं TDS देने के लिए और उसमें किसी भी तरीके की विसंगति को ख़त्म करने के लिए मैं 1% या 2% का काम इसमें करने की बात यहाँ रखती हूँ। इसके अलावा जितनी भी सेस हैं, जैसे हमारे रूल मेटेड ऑटोमेटेड पर्पस हैं, प्रयोजन हैं, उसमें हम रेट डिडक्शन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र देंगे और जितने भी हमारे मूल्यांकन अधिकारी हैं वो इसकी देखरेख करेंगे। जो भी सिक्योरिटीज हैं जो कि बहु कंपनियों में काम करते हैं, उसमें मैं ये बहु राष्ट्रीय कंपनियों में 15G और 15H फॉर्म प्रदान करती हूँ, जो भी हमारी संबंधित कंपनियां हैं वो इन फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा मैं रिवाइजिंग रिटर्न्स की जो डेट है, तिथि है, वो 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च पर देती हूँ। इसमें नामांकित बहुत ही कम फी आपको देनी पड़ेगी, लेकिन आप 31 मार्च तक इसे भर सकेंगे, टैक्स रिटर्न दे सकेंगे। जो ITR 1, ITR 2 के हमारे इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं, व्यक्तिगत करदाता हैं, वो या जो ट्रस्ट हैं, उन्हें भी 31 अगस्त तक समय दिया जाएगा अपने कर को भरने के लिए। जहाँ तक असंचालित संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात है, वो रेजिडेंट बायर्स के जरिए या कोई भी व्यक्ति, महिला या पुरुष हो, वो इस टैक्स को दे सकेंगे इस टेम्पररी अकाउंटिंग नंबर यानी TIN के जरिए। छोटे करदाताओं जैसे छात्र, युवा व्यवसायी, टेक एम्प्लॉयज और कुछ बाहर रहने वाले लोगों के लिए हम एक ही बार का 6 महीने का असेट डिक्लेरेशन का स्कीम शुरू करते हैं ताकि वो अपनी परिसंपत्तियों को, अपने असेट्स को, अपने रुपए को, पैसे को उद्घोषित कर सकें। इसमें 2 कैटेगरी हैं हमारे करदाताओं की। पहले वो जिन्होंने कभी भी अपने देश के बाहर की आय को नहीं खोला है, और दूसरे वो जिन्होंने अपने देश के बाहर की आय को खोला तो है, बताया तो है, लेकिन टैक्स पूरा पे किया है, लेकिन टैक्स एक्वायर्ड वो नहीं ले पाए। कैटेगरी A के लिए अनडिस्क्लोज्ड इनकम के जरिए 1 करोड़ रुपए तक वो अपनी परिसंपत्तियों की घोषणा कर सकते हैं। 30% फेयर मार्केट वैल्यू वो देंगे और अनडिस्क्लोज्ड इनकम का 33% वो देंगे, 30% देंगे या फिर 30% इनकम टैक्स वो इस पर देंगे पेनल्टी यानी अर्थदंड के रूप में, और फिर उन्हें प्रोसिक्यूशन से या कोर्ट में जाने से इम्यूनिटी मिल जाएगी। कैटेगरी
बी के लिए जो हमारी परिसंपत्तियां हैं उसमें 5 करोड़ रुपए तक हम छूट देते हैं। पेनल्टी यानी अर्थदंड या कोर्ट में उनके खिलाफ जाने के संबंध में 1 लाख रुपए की फीस देने पर इसे बचाया जा सकेगा। और अगर बहुत सी प्रक्रियाएं हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आड़े आती हैं तो हम जो भी मूल्यांकन है या अर्थदंड के संबंध में जो प्रक्रियाएं हैं उन्हें दोनों को अगर हम चलाना चाहेंगे तो उसमें लायबिलिटी हमारे करदाता पर नहीं होगी। और एक पहली एपिलेट अथॉरिटी के जरिए अगर वो पहुंचता है और अपील प्रोसेस में पहुंचता है तो उस पर कोई जिम्मेदारी हम निर्धारित नहीं करेंगे। पहले से भुगतान किए गई पैसे की जो क्वांटम है, जो प्रमात्रा है, वो केवल डिमांड पर प्रस्तुत की जाएगी। इसके अलावा मुकदमेबाजी को कम करने के लिए हम जो हमारे करदाता हैं उन्हें से ये निवेदन करते हैं कि वो अपने रिटर्न्स को अपडेट करें, उन्हें अद्यतन करें। अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमेबाजी की भी गई है तो 10% टैक्स रेट के आधार पर जो कुछ भी टैक्स उन पर लागू होता था उसके ऊपर वो 10% दे सकेंगे। और इसी तरह से वो अपनी प्रोसीडिंग्स में अपडेटेड रिटर्न के रूप में ये 10% रुपया दर्ज करेंगे। पेनल्टी या मुकदमेबाजी से बचने के लिए या कम पैसा दिखाए जाने के संबंध में मैं ऐसे लोगों को जो गलत रिपोर्ट अपने टैक्स में देते हैं एक स्कीम यहाँ ला रही हूँ। वो 100% टैक्स का अमाउंट देंगे और साथ में एडिशनल इनकम टैक्स, अतिरिक्त इनकम टैक्स जो वो देंगे और साथ ही साथ जो ब्याज दर होगा उसको भी वो इसमें शामिल करेंगे। अगर उनके अकाउंट्स की लेखा परीक्षा नहीं होती है या ट्रांसफर प्राइसिंग लेखा परीक्षा रिपोर्ट नहीं होती है या गलत सूचना फाइनेंशियल वित्तीय कारोबार के लिए दी जाती है, उसकी पेनल्टी को हम फी के रूप में बदल देंगे। I propose to rationalize prosecution framework under income मैं इस मुकदमेबाजी के फ्रेमवर्क को रैशनलाइज करने के लिए यहाँ ये बताना चाहूँगी कि अगर कोई गंभीर अपराध होता है तो उस क्षेत्र में जो किताबें जिनका उत्पादन नहीं हुआ है, जो बनाई नहीं गई हैं, जहां पेमेंट दिया जाना था, जिस पैसे को हम रोकड़ राशि में देते हैं उसे हमने अपराध से दूर कर दिया है, उसे हमने फाइन यानी अर्थदंड के रूप में परिवर्तित कर दिया है। इसके अलावा जो कुछ भी अपराध हैं अगर वो बहुत ज़्यादा होंगे या जितने भी अपराध होंगे उसमें हम देखेंगे कि उनको कारावास 2 वर्ष तक दिया जा सके और शायद उसे भी हम निधि के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थदंड के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई पेनल्टी नहीं है जो अपनी देश के बाहर इमूवेबल असेट्स को यानी परिसंपत्तियों को, प्रॉपर्टीज़ को नहीं बताते हैं। उनसे हम यही निवेदन करेंगे कि वो अगर मुकदमेबाजी में नहीं पड़ना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर 2024 से अगर खुलासा करते, इसको खोलते हैं, इसके बारे में बताते हैं तो उन्हें इससे हटा दिया जाएगा। कोऑपरेटिव्स यानी सहकारी समितियों के संबंध में बहुत सी ऐसी सहकारी समितियां हैं जो दूध, सब्जियां और इस तरीके के उत्पादों में सम्मिलित हैं। उसमें जो उन पर टैक्स लगता है उसमें हम कमी ला रहे हैं। खासकर कैटल फीड यानी भेड़ों के पालन से संबंध में या पशुपालन के संबंध में इससे बाहर करती हूँ और साथ ही साथ डिविडेंड यानी लाभांश के संबंध में जो आय है उससे इन कोऑपरेटिव्स को इनमें शामिल करती हूँ और ये कहती हूँ कि वो इसे अपने सदस्यों में बांट सकें और 3 वर्ष के लिए जो कुछ भी लाभांश हैं उनको देखते हुए अधिसूचित राष्ट्रीय कोऑपरेटिव के मिशन के तहत हम 31 जनवरी 2026 तक इन्हें छूट देंगे। ये छूट जो दी जाएगी वो लाभांश के क्षेत्र में दी जाएगी जिसे बाद में वो अपने सदस्यों को ही वितरित करेंगे। और इसके अलावा जैसे हमारे फाइनेंशियल सेक्टर हैं, भारत सॉफ्टवेयर के विकास में वैश्विक नेतृत्व में है और आउटसोर्सिंग सर्विसेज में, टेक्नोलॉजी में और सेवाओं में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम यही
यही कहना चाहेंगे कि काफ़ी आगे है। सॉफ्टवेयर विकास में हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संपर्क रखते हैं, लिंक्ड हैं, और हम इसे एक वर्ग में रखेंगे जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेवाएं, प्रौद्योगिकी की सेवाओं से संबंधित, जिसमें हम 51.5% के तौर पर हम इन सेवाओं को शुरू करेंगे। आईटी सेवाओं को हम काफ़ी बड़े स्तर पर बढ़ा रहे हैं, जिसमें 51 करोड़ रुपए से 2000 करोड़ रुपए हम शुरू करने की बात कर रहे हैं। For IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for आईटी से संबंधित सेवाओं में सेफ हार्बर हम एनेबल्ड रूल्स के जरिए शुरू करेंगे, जिसमें इस तरीके के अधिकारियों को लगाया जाएगा। आईटी सर्विसेज अगर किसी कंपनी में शुरू होती हैं तो इस तरीके का जो सुरक्षित हार्बर है ये 5 वर्ष के लिए लगातार उस कंपनी की इच्छा पर उसे दिया जा सकता है। और अगर कोई कंपनी एपीए हस्ताक्षरित करती है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, तो मैं एक दिशा के रूप में यूनिलैटरल एपीए शुरू करूंगी 2 वर्ष की अवधि में, और इसे आगे 6 महीने की अवधि तक लागू किया जा सकेगा। इसके अलावा मॉडिफाइड रिटर्न्स के क्षेत्र में भी जो हमारी एनटीटीए जो एपीए में आती हैं, उन्हें एसोसिएटेड यानी संबंधित एंटिटीज के रूप में देखा जाएगा। असेसमेंट के क्षेत्र में जो हमारा महत्वपूर्ण ढांचागत विकास है, अवसंरचना है, डेटा सेंटर है, इसको देखते हुए हम ये प्रस्ताव करते हैं कि हम कर की छुट्टी, जिसे टैक्स हॉलिडे कहा जाता है, उसे उपलब्ध कराएंगे, जिसमें क्लाउड सर्विसेज हमारे उपभोक्ताओं को वैश्विक स्तर पर और डेडिकेटेड यानी समर्पित सेंटर्स में दी जाएगी। ये जो सेवाएं हैं ये भारतीय कस्टमर्स को दी जाएगी, जिसे रीसेलर एंटिटी के रूप में निर्धारित किया जाएगा। और मैं ये भी प्रस्तावित करती हूँ कि मैं 15% का एक सुरक्षित हार्बर उन कंपनियों को दूंगी जो डेटा सर्विस सेंटर्स हमारे देश को उपलब्ध कराती हैं, और समय पर लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज के लिए मैं कोशिश करूंगी जो हमारे नॉन रेजिडेंट्स हैं वो अगर किसी भंडारण गृह में अपने उत्पाद को रखते हैं तो मैं 5% की छूट देती हूँ। इसके अलावा जो रेजोल्यूट टैक्स है जो 0.7% है, उसमें हम देखते हैं कि जितने भी हमारे अधिकार क्षेत्र हैं, जुरिस्डिक्शन हैं, वहाँ पर ये थोड़ा कम है। तो इस विनिर्माण को, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए मैं आयकर की 5 वर्ष के लिए नॉन रेजिडेंट्स को छूट देती हूँ जो इस तरीके के इक्विपमेंट्स, वस्तुएं, उपकरण का निर्माण करती हैं, जो इस बॉन्डेड जोन में अपना उपकरण बना रहे हैं। इसके अलावा मैं उनको इस बात के लिए बढ़ावा देती हूँ कि वो भारत में काम करें। मैं उन्हें वैश्विक नॉन इंडिया सोर्स्ड आय पर छूट देती हूँ, नॉन रेजिडेंट इंडियन को छूट देती हूँ अगले 5 वर्षों के लिए हमारी अधिसूचित योजनाओं के तहत। मैं इस बात का प्रस्ताव देती हूँ कि मैं ऑल्टरनेट टैक्स, जिसे हम मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स मैट कहते हैं, उसमें हम एक अंदाजे के आधार पर, प्रिजम्पटिव आधार पर जो छूट लेते थे उसको हम सुदृढ़ीकरण उसका करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और जो प्रत्यक्ष कर एजेंसी है उन्हें इनकम को जोड़े जाने, उसका आकलन करने, डायरेक्ट टैक्स ICDS जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से संबंधित है उसे IND AS के साथ समेकित करती हूँ। सेल्फ अकाउंटिंग की जो जरूरत है उसमें हम उसे यहाँ से हटा रहे हैं 2026-27 के वित्त वर्ष से। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी के जो मिशन है, जिसे हम होम ग्रोन अकाउंटिंग एंड एडवाइजरी फर्म हैं, जिन्हें हम वैश्विक लीडर्स बनाना चाहते हैं, उनके लिए हम ऐसे अकाउंटेंट्स देंगे ताकि उन्हें सुरक्षित हार्बर रूट्स दिए जा सकें। अन्य करों के मामले में वाइप कर को हम बढ़ाएंगे और उसे यहाँ लाया गया था
बाय बैक रूट के ज़रिए, प्रमोटर्स के ज़रिए उसे यहाँ लाया गया था। हमारे जो अल्पसंख्यक शेयर धारी हैं, मैं सब तरीके के शेयर धारियों को पूंजीगत लाभ से जोड़ती हूँ और उन्हें इंसेंटिवाइज यानी उद्दीपक देती हूँ। और उद्दीपक ना देने के संबंध में खासकर उन लोगों को जो टैक्स नहीं भरते हैं, उन्हें एडिशनल बाई पैक्स देती हूँ और इससे ये काफ़ी बेहतर रहेगा। ये 22% तक टैक्स हमारे कॉरपोरेट्स प्रमोटर्स के लिए दिया जाएगा और नॉन कॉरपोरेट प्रमोटर्स के लिए ये 30% रखा जाएगा। जो कुछ भी खास जो सेलर्स हैं, जो खास गुड्स बेचते हैं, वस्तुएं बेचते हैं, जैसे शराब या खनिज, इस तरीके के पदार्थों में उसे 2% तक कम किया जाएगा। ये 5% से 2% कर दिया जाएगा। मैं इस बात के लिए यहाँ पर घोषणा करती हूँ कि 0.05% से अब मैं इसे 0.052% करती हूँ और अन्य जितने विकल्प हैं उनको देखते हुए मैं ये प्रस्ताव 1.5% से अब 0.1% और 0.12% तक करने की यहाँ पर उद्घोषणा करती हूँ। जहाँ तक एडिशनल टैक्स लैंडस्केप की बात है, हमारे अतिरिक्त कॉर्पोरेट्स के लिए उनको हम सरलीकृत प्रक्रिया दे रहे हैं ताकि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दे सकें, बजाय इसके कि वो अपनी चीज़ें, अपने कारोबार को कम करें या अनुमानों को कम करें। तो इसीलिए इसके लिए हम ब्रॉड फॉरवर्ड मैट क्रेडिट शुरू कर रहे हैं, जो कि मिनिमम टैक्स क्रेडिट को कम करेगा। उसमें हम उन कंपनियों को ये दे रहे हैं और नए रेजिम में इसे देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स जो दिया जाना है उसे हम घटाकर 1/4 कर दें। मैट टैक्स को अंतिम रूप से कर माना जाएगा ताकि किसी भी तरीके से 1 अप्रैल 2026 तक किसी तरीके की देयताएं ना हो, इस तरीके की एक्यूमुलेशंस ना हो। और ये जो मैट रेट 15% है, इसे घटाकर 14% किया जा रहा है। और इसके अलावा जो हमारे ब्रॉड फॉरवर्ड करदाता हैं, उनको देखते हुए मार्च 2026 में जो सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं, उन्हीं असेस पर उन्हें अभी भी सुविधाएं दी जाएंगी। अप्रत्यक्ष कर, अब मैं अप्रत्यक्ष कर के रूप में कुछ प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत करूंगी। पहला तो ये कि एक्साइज का जो उत्पाद शुल्क से संबंधित जो हमारा काम है, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, निर्यात को बढ़ावा देना, उसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और अन्य तरीके की योजनाएं इस क्षेत्र में आगे बढ़ाना। तो जो हमारी सीमा शुल्क से संबंधित योजना है, उसकी जो छूट है, उसमें मैं कुछ छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ। कुछ ऐसे उत्पादों पर जो भारत में बनाए जाते हैं या जिनका निर्यात बिल्कुल ना के बराबर है, हम इसमें जो शुल्क की दर है उसको देखते हुए हम कुछ प्रभावी दरें इसमें दे रहे हैं, हमारे कस्टम्स के क्षेत्र में दे रहे हैं और जो कुछ भी हमारा कर का शेड्यूल है उसके तहत दे रहे हैं। ये हमारी पूरी प्रस्ताव हैं। पहला तो ये कि समुद्र से संबंधित उत्पाद, वस्त्र से संबंधित उत्पाद, जूट से संबंधित उत्पाद, इसके लिए जो कुछ खास विनिर्दिष्ट इनपुट्स के साथ हैं, जैसे हमारे समुद्र से संबंधित खाद्य पदार्थ, उसे 1% से अब 3% उसकी FOB मूल्य के आधार पर पिछले 3 वर्षों के लिए निर्धारित करती हूँ और जो पिछले 3 वर्षों में थे उसे अब निर्धारित करती हूँ। इसके अलावा हमारे कुछ और यहाँ पर इनपुट्स दिए गए हैं, जिसमें चमड़ा है या कृत्रिम फुटवेयर है, जूते चप्पल हैं। इन सब को देखते हुए मैं इस पर भी जो एक्साइज ड्यूटी है वो कम करती हूँ। हमारे जो अंतिम उत्पाद हैं वो जो उसके निर्यात पर, चाहे वो चमड़ा हो, चाहे वस्त्र हो या कृत्रिम फुटवेयर हो, उन सभी को देखते हुए उनके निर्यात को
की स्कीमों को आगे विस्तृत करती हूँ, बढ़ाती हूँ। जहाँ तक पूंजीगत वस्तुओं की बात है, या बैटरीज हैं या सेल्स हैं या लिथियम की जो बैटरीज हैं, सेल्स हैं या ऊर्जा से संबंधित